अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 केमिस्ट्री का रिएक्शन किनेटिक्स। ये हमारा 5वां वन शॉट लेक्चर है पूरी क्लास 10 केमिस्ट्री की किताब का। तो अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं, ये लेक्चर हम आपके लिए इसलिए तो डाल रहे हैं ताकि आप मज़े से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और आप भी है ना अपने एग्ज़ाम में टॉप मार सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है तो ध्यान से आपने ये लेक्चर सुनना है और मेहनत से आपने पढ़ना है। साथ में आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमने कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, यहाँ पे हमने नोट्स डाले हैं आप लोगों के लिए फ्री के। आप इसको जाके खोलेंगे तो आपके पास गूगल ड्राइव की लिंक खुलेगी, उसमें नोट्स पड़े हैं तमाम के तमाम सारे टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। और ये कोई एमी नोट्स नहीं है, ये हमारे बैच के जो 300 बच्चे जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे उनके नोट्स हैं, हमने कंपाइल करके डाले हुए हैं ताकि आप भी है ना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ये 2025 के हमारे बैच के टॉपर बच्चों के नोट्स हैं, तो वो नोट्स जाके आप खोल लें और साथ में आप हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी उन बच्चों की तरह आप 90% मार्क्स ला सकें। हम A to Z आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर और साथ में 3 गेस्ट पेपर्स भी देते हैं विद स्पेशल एग्जाम राइटिंग सेशंस। इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% मार्क्स आते हैं। हमारे पास पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पढ़ी हुई है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 800 रुपये सिर्फ एक सब्जेक्ट के, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं 7 के 7 सब्जेक्ट्स तो उसके 3000 रुपये। 2 महीने में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे ताकि आप भी 90% मार्क्स ला सके सारे सब्जेक्ट्स में। बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है इस नंबर पे आप मैसेज कर लें हमें, और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, आप हमें मैसेज कर लें, हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी रिविजन बैच में। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 रिएक्शन किनेटिक्स। About a reaction kinetics, our next chapter. Reaction kinetics में बेसिकली केमिस्ट्री के वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनमें प्रोडक्ट्स को स्टडी करते हैं, रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, उन फैक्टर्स को देखते हैं जो कि बेसिकली इस केमिकल रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है या जिन पे ये केमिकल रिएक्शन डिपेंड है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स यू आर मेकिंग। अब आपकी क्या डिमांड है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा बने, बट आल्सो कि मेरे जो रिएक्टेंट है जो मैं चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ उसे बनाने में वो कम से कम लगे और जिस कम टाइम में ज्यादा चीज बचे। अब आप क्या करोगे, आप तरीके ढूंढोगे, यू आर गोइंग टू अप्लाई डिफरेंट मैथड्स, आप डिफरेंट चीजें इस्तेमाल करोगे। कभी आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, यू कैन इंक्रीज द प्रेशर, कभी आप कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लोगे, आप बहुत सारे फैक्टर्स दोगे और आपके पास क्या आएगा कि वो रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा, प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आपको बन जाए। सिंपल रिएक्शन भी आप ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास H2+O2 और ये वाटर बना है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ। सबसे पहले तो मैं इनकी अमाउंट बढ़ा दूँ, मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ, मैं प्रेशर बढ़ा दूँ, मैं कैटलिस्ट ऐड कर दूँ। इनका नॉर्मल क्या रेट है कि इनका जो रेट है, रेट का मतलब होता है कि जो टाइम है जिसमें ये कंप्लीट हो रहे हैं वो बढ़ जाए, मुझे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मिले। तो बेसिकली ये रिएक्शन काइनेटिक्स का मकसद होता है। तो आप क्या करते हो, आप रिएक्शंस को स्टडी करते हो, उनको देखते हो और आप रिएक्शन रेट्स को देखते हो, आपके पास ये रिएक्शन काइनेटिक्स आ जाती है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर प्रोसेसेस। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती हैं इन विच मास एंड एनर्जी आर कॉन्स्टेंटली चेंज। मास और एनर्जी कॉन्स्टेंटली चेंज होती है आपके पास। जैसे मैंने भी आपको बताया कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, यानी मास डिफरेंट मास कंबाइन होकर वो वाटर बनाएंगे विच इज आल्सो अ डिफरेंट मास। द केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस जिसमें मास और एनर्जी आपके पास कॉन्स्टेंटली चेंज हो। This reaction can take place at a range of speed. रिएक्शन आपके पास डिफरेंट रेंज, उनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट रेंज में प्रेजेंट है। इट कैन बी टू स्लो, इट कैन बी टू फास्ट, इट कैन बी अ मॉडरेट रेंज। मैं नॉर्मल की बात कर रही हूँ कि जो नॉर्मल प्रेजेंट, आप जब कंडीशंस दोगे, आप जब फैक्टर्स को बढ़ाते तो ऑफ कोर्स आपके पास रेट चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन इज वेरी अ स्लो प्रोसेस, takes several weeks to make it a product. आपके पास जो फर्मेंटेशन है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। यू हैव देयर आर आपके पास बहुत टाइम लग जाता है जब आपके पास प्रोडक्ट बने। डाइजेशन भी आपके पास स्लो प्रोसेस है। आप एक दफा खाना खाते हैं, यू ईट फॉर 15 मिनट्स और उसको 7-8 घंटे लगते हैं।
हैं, इट टेक्स 7 to 8 hours के वो आपका खाना डाइजेस्ट। देन यू हैव एन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें आपके पास एसिड और बेस कंबाइन होती है। यू मस्ट हैव स्टडी कि आपके पास कोई भी एसिड है, इट कंबाइंस विद अ बेस, और आपके पास सॉल्ट एंड वाटर बनता है, जिसमें आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, रिमेंबर दैट सॉल्ट एंड वाटर बनता है। दिस इज आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन। आप जैसे ही एसिड और बेस को आपस में कंबाइन करते हो, फॉर अ फ्यू माइक्रोसेकंड आपके पास क्या हो जाता है, आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी, आपको सॉल्ट है वाटर मिल जाएगा। सो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इज अ फास्ट रिएक्शन टेकिंग ओनली अ फ्यू माइक्रोसेकंड। अदर रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट अ मॉडरेट स्पीड। ये कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं जो कि आपके पास मॉडरेट स्पीड है, यानी ना ही तो आपको वीक्स लगते हैं, ना तो आपको दिन गुजर जाता है आपका, और ना ही सेकेंड्स में, मॉडरेट रेट्स में होते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट मसल, अगर मैंने कोई चीज अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैंने कुछ चीज उठाना है, जो ना ही तो वो स्किंटों में मिनटों में काम हो जाएगा, सॉरी स्किंटों में लम्हों में काम हो जाएगा, और ना ही मुझे कुछ 10 मिनट लगेंगे ग्लास को उठाने में। मॉडरेट रेट के साथ मेरा मसल्स कंट्रैक्ट हो जाएंगे, मूवमेंट हो जाएगी, एंड आई कैन पिक अप द थिंग्स एंड impulses along nerves and capture the photographic images। ये सारी वो एग्जांपल्स हैं कि जो आपके पास मॉडरेट रेट। फॉर इंडस्ट्री it is important to understand the condition under which the reaction will be cost effective। ये वो पॉइंट है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। जब आप इंडस्ट्रियल लेवल पर देखते हो, आपके पास कोई बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, आपने प्रोडक्ट बनानी है, तो आप क्या करोगे कि जो रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा वो रिएक्शन आप ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, जो जिसमें आपका रेट कम से कम लगे, आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम लगे, और आपके पास जो रिटर्न आए, जो प्रोडक्ट बने वो बेहतर। काइनेटिक्स, also known as chemical kinetics, is the study of rate of chemical। हम इनमें क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के रेट को स्टडी। आइदर इट कैन बी अ रेट, का मतलब रेट में क्या क्या आ जाएगा, जैसे ये फास्ट रिएक्शन है, मॉडरेट है या स्लो है, और हम इसको कौन से फैक्टर से इनको बेहतर कर सकते हैं। देयर मैकेनिज्म, रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म में आइदर इट्स अ कंप्लीट रिएक्शन, आपने मस्ट हैव हियर, कुछ रिएक्शंस ऐसे होती हैं जो कि वन स्टेप में हो जाते हैं, कुछ मोर देन वन स्टेप में। तो यहाँ पे हम उसका मैकेनिज्म देखेंगे कि वो कितने स्टेप्स में हो रहा है, एंड आल्सो द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस देम। तो उन सारे फैक्टर्स को भी देखते हैं जो कि उन्हें इन्फ्लुएंस करता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, और भी बहुत सारी चीजें। तो नेक्स्ट वी हैव इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो वी हैव इज द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मैंने बताया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या है आपके पास, हाउ फास्ट the reactants are converted into product। I repeat, how fast the reactant मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, are converted into the product। के जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, जो भी आपके पास अमाउंट है, कितने फास्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट। So the rate of chemical reactions tell us how quickly the reactant are used up, कितनी क्विकली आपका जो रिएक्टेंट है वो यूज हो जाएगा, एंड हाउ क्विकली द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ओवर टाइम। बात तो एक ही है कि रिएक्टेंट कितनी जल्दी इस्तेमाल हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास यू हैव एन H2+O2 एंड इट गिव्स यू H2O, तो जो H2+O2 जो आपके पास रिएक्टेंट है वो कितनी जल्दी खत्म हो रही है, और नेक्स्ट साइड पे जो आपके पास प्रोडक्ट है वो कितनी तेजी से या किस स्पीड से वो बन रही है। बात तो उन्होंने दोनों अंदाज से आपको बात बताई। नाउ अ पेट डेफिनेशन, इट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है, कि जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसका चेंज, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का चेंज। यू मस्ट हैव अवेयर कि जो रिएक्टेंट है वो यूज्ड अप हो रहे होते हैं, यानी उनकी खत्म हो रही होती है, और जो आपके पास प्रोडक्ट है उसकी बन रही हो, तो उन दोनों की कंसंट्रेशन तो चेंज आ रही हो। यस, इट्स बेसिकली द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये है आपका स्पीड ऑफ रिएक्शन ही है। सो अब हम बात करते रहते रेट के,
कि रेट क्या है, आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस हिसाब से चेंज हो रही है, बट आपको याद रखना है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है और प्रोडक्ट की बढ़ रही है इन अ गिवन अमाउंट जो टाइम में लगा. Mathematically, rate is equal to change in the concentration of substance. Now, the substance can be the reactant or it can be the product. Over the time taken for the change. Now, they are giving you example. As a reaction happens, now you have a reaction, the amount of reactant decreases. So, reactant की जो amount है, it is decreases. And the amount of product increases. और जो product की amount है, वो आपके पास increase. For example, आप कंसंट्रेशन को लेते हो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और टाइम को हम सेकंड्स में लेते हैं. जो आपका रिएक्शन है, रेट है, विच इज द मोल डीएम क्यूब पर यूनिट्स के बारे में आपको बताया है. नाउ टू अंडरस्टैंड दैट, मैंने आपको एग्जांपल दी है, जनरल एग्जांपल. ग्राफिकली आप उसे किस तरह बना सकते हो, हाउ कैन यू मेक सम ग्राफिकल. रिएक्टेंट, यहाँ पे आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएंगे. इधर यू हैव अ टाइम, हियर यू हैव अ टाइम. रिएक्टेंट की प्रोडक्ट सबसे कह लो कि मैं यहाँ पे नंबरिंग दे देती हूँ 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50. लेट्स से एट द फर्स्ट मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो 50 कंसंट्रेशन. ओवर द टाइम वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो. Similarly, on the next phase, जो मेरे पास प्रोडक्ट था वो बिल्कुल जीरो में था. जब रिएक्शन स्टार्ट तो मेरे पास तो प्रोडक्ट था ही नहीं. आहिस्ता आहिस्ता वो बनना स्टार्ट हुआ, पर एक टाइम आया जब मेरे पास कंप्लीट प्रोडक्ट बन गया. तो इसकी कांस्टेंट हो, उसकी क्या होगी, कांस्टेंट हो. ठीक है, यहाँ पे ये वाले जो पॉइंट्स है ये आपको चेंजिंग को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कम होते हैं. लेकिन जो कम होते होते हैं वो यानी इतनी कम हो सकती है उतनी कम हो जाएगी रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट की जितनी बन सकती थी इस पॉइंट पर आके वो उतनी बन की, और देन फिर वो कांस्टेंट होगी नए प्रोडक्ट्स में. तो ये आपके पास ये वाला है रिएक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेट ऑफ अ रिएक्शन के कंसंट्रेशन. ये जो ए है ये आपके पास कंसंट्रेशन है और बी आपके पास. ओके, वन मोर थिंग, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करता है H2 प्लस O2 गिव अस H2. ये रिएक्शन है, ये केमिकल कंपाउंड को रिएक्ट. मैंने क्या करना है, मैंने इनकी कंसंट्रेशन को शो करना है, तो मैं उसको ब्रैकेट्स में शो कर. इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन. तो आप ये स्क्वायर ब्रैकेट देखें, इट रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन. आप यहाँ पे अगर आप एग्जांपल में देखेंगे A कन्वर्टेड इनटू द B, यहाँ पर उन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं जो कि उसी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर उन्होंने B के साथ ब्रैकेट लगाए हैं जो कि आपके रिप्रेजेंट करती हैं कंसंट्रेशन. यहाँ पे आप सिंपली आगे ग्राफ को ही एक्सप्लेन किया गया है, जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो यहीं पे प्रेजेंट है. एज द ग्राफ विद द टू कर्व्स, आपके पास ग्राफ में दो कर्व्स हैं. एक आपकी रिएक्टेंट की है शोइंग डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, जो आपको ये बताता है कि जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज है. आई थिंक आपने ये पॉइंट स्किप कर दिया, बट ये यहाँ पे आप देखो तो ये मैं आपको भी पढ़ा के गई हूँ कि वी मेजर कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब. हम कंसंट्रेशन को मोल पर डीएम क्यूब में मेजर करते हैं. 3 मोल पर डीएम क्यूब विच इज द कंसंट्रेशन, 4 मोल पर डीएम क्यूब यानी जो जितने भी आपके पास कंसंट्रेशन है आप उसे मोल पर डीएम क्यूब में मेजर करते हो. और आपके पास नेक्स्ट क्या है, जो टाइम है वो आपका सेकंड. जो रेट है आपका वो इन दोनों के आप उसे कंबाइन करते हो यूनिट्स को, मोल डीएम क्यूब पर सेकंड, इनको कंबाइन करके देन आपके पास रेट का यूनिट है टाइम का सेकंड, कंसंट्रेशन का मोल पर डीएम क्यूब एंड रेट का मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड. अच्छा, चलिए ग्राफ की एक्सप्लेनेशन पे वापस आते हैं. अ ग्राफ विद टू कर्व्स, आपके पास एक ग्राफ है जिसके दो कर्व्स हैं. वन फॉर द रिएक्टेंट, एक जो रिएक्टेंट को शो करता है शोइंग डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, जिसमें आप क्या देखते हो कि कंसंट्रेशन डिक्रीज. एंड वन फॉर द प्रोडक्ट, एंड सेकेंडली आपके पास प्रोडक्ट है शोइंग द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ओवर टाइम. ये प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है ओवर द टाइम इट विल बी इंक्रीज.
एट द बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन, जब आपका रिएक्शन स्टार्ट होता है एट द बिगनिंग, द स्लोप ऑफ द रिएक्टेंट कर्व इज स्टीप, कि जो रिएक्टेंट की जो कर्व है वो स्टीप है। स्टीप का मतलब है टेढ़ी, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये दो हैं, अगर आपके पास ये दो हैं तो यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं दो चीजें रिप्रेजेंट करती हूँ लाइक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ज्यादा स्टीप है, इट इज मोर स्टीप एंड इट इज लेस स्टीप। स्टीप का मतलब है झुकाव हो। तो जो स्टार्ट हुआ रिएक्शन, तो जो रिएक्टेंट का स्लोप ऑफ द रिएक्टेंट कर्व, जो रिएक्टेंट कर्व है वो ज्यादा स्टीप है, शोइंग द रिएक्टेंट्स आर being used up quickly, जो आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट क्विकली यूज हो गया। एट सेम टाइम द प्रोडक्ट कर्व इज स्टीप, लेकिन जो प्रोडक्ट की कर्व है वो भी स्टीप है। वो आपको क्या शोइंग दैट द प्रोडक्ट आर बीइंग फॉर्म क्विकली, वो आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि जो प्रोडक्ट हैं वो क्विकली बने। नाउ फर्स्ट पॉइंट, एज द टाइम गोज ऑन, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, the curves become less steep, the curves less steep हो रही हैं। इसका क्या मतलब है, रिएक्शन स्लो डाउन हो रहा है because fewer reactant particles to react, चंद ही रिएक्टेंट के पार्टिकल्स हैं जो कि react। Eventually the curves become flat, और एंड पर आकर लास्ट पे जो कर्व्स हैं आपकी वो फ्लैट हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। दिस मीन्स दैट द प्रोडक्ट रिएक्शन हैज स्टॉप्ड, रिएक्शन स्टॉप हो गया है, एंड द रिएक्टेंट आर यूज्ड अप और द सिस्टम हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम। ये मैं आपको इक्विलिब्रियम के बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। अब ये देख लो कि जब आपके पास कर्व्स फ्लैट हो जाती हैं, स्ट्रेट लाइन हो जाता है, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी, या तो रिएक्शन बंद हो गया है, स्टॉप हो गया, या फिर ये इक्विलिब्रियम में चला गया। इक्विलिब्रियम की एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट आके जाकर दूंगी, इक्विलिब्रियम होता क्या है। अभी आप इसी को देख लो, showing that the rate of the reaction is not constant। अब आप यहाँ पर आओ, जो ग्राफ हम पढ़ के गए हैं आप देखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं ओवरऑल तो मैं निकाल, लेकिन मैं अगर एक पॉइंट पे निकालूं, इस पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा है, इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा है, बट इस पॉइंट पे कम हो गया है, इस पॉइंट पे कम हो गया है, रिएक्शन स्लो हो गया है, और यहाँ पे रिएक्शन बिल्कुल रिएक्शन का जो रेट है, जो स्पीड है कम हो। तो थ्रू आउट द रिएक्शन आपके पास जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं रहता। आई रिपीट कि जब थ्रू आउट द रिएक्शन आपके पास जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। कभी बहुत ज्यादा, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम हो जाएगी और एंड पे वो कम हो जाएगी। इट चेंजेस एज द रिएक्शन प्रोसेसेस, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता जाएगा वो चेंज हो जाएगा। फिर आपके पास एवरेज का है, हर चीज की आप एवरेज निकालते हो, तो हम रेट की एवरेज निकाल लेंगे, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टोटल टाइम, तो वो आपके पास एवरेज रेट आ जाएगा। अब जनरल रिएक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब रेट ऑफ रिएक्शन में कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम दोनों तरह से, रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़। तो अब उन्होंने आपके जो रेट ऑफ रिएक्शन में जो फॉर्मूला है उसमें दोनों चीजें के साथ उन्होंने आपको बताया। सबसे पहले तो द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। कि रिएक्टेंट ए यानी ए टू बी अगर कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्टेंट आपके पास ए है, वो क्या करेगी, वो डिसअपीयर हो रही है। एंड द प्रोडक्ट एंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट भी, यानी प्रोडक्ट्स को हमने भी कहा था, वो क्या है, उसकी वो अपीयर हो रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़। तो आपके पास दो रिएक्शंस हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप रिएक्टेंट के हाफ से लिखो तो आपकी नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करते हो। नेगेटिव साइन ये यहाँ पे आपके पास इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि हीट कम हो, और जब आप प्रोडक्ट की लिखोगे तो वो उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि वो इंक्रीज। नाउ वेयर डी एन, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, दे आर द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। मैं आपको बताया कि आप उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हो, तो हमने क्या किया है, उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में किया, तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी कंसंट्रेशन। The negative sign indicates a decrease in a concentration of a product A। जो नेगेटिव साइन है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को, जो नेगेटिव साइन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज शो करता है, whereas the positive sign indicates the increase in a concentration product A।
और जो पॉजिटिव साइन है वो प्रोडक्ट यानी जो बी है उसकी कंसंट्रेशन में इंक्रीज को शो करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और जब हम केमिकल रिएक्शन के रेट की बात करते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन हाउ क्विकली और स्लोली अ केमिकल रिएक्शन। हम मोस्टली इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि इस बात पे इंटरेस्टेड है कि कितना इजीली, या हम कह लें कि कितना हाउ क्विकली एंड हाउ स्लोली a chemical reaction बनता है. This is often measure how fast the reactions are used up and how quickly products are. Suppose we are having again next हम data interpreting data पढ़े. Next thing we have, हमने अब क्या किया है, एक रिएक्शन ले लिया है. जब हमने वो रिएक्शन ले लिया, अब आप क्या करोगे, आपके पास टाइम, लेट्स से कि आपको 100 मिनट्स लग, मैं आपकी बुक पर एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो आपको 100 मिनट्स, आप क्या करोगे, हर 10 मिनट्स के बाद या हर 20 मिनट्स के बाद आप कंसंट्रेशन देखो. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए एंड बी रिएक्टर को लिया, मैंने क्या किया, 2 रिएक्टेंट्स को लिया ए एंड बी और मैंने उनको मिक्स कर, अब वो आपस में रिएक्ट करें. पहले तो मैं देखूंगी कि ऑफ कोर्स के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, सी की 0 पे तो नहीं होंगी. मैं 20 मिनट्स बाद उसकी कंसंट्रेशन चेक करूंगी, फिर मैं 40 मिनट्स पे चेक करूंगी, मैं 60 पे करूंगी, 80 पे एंड 100. हर इक्वल इंटरवल्स के बाद आप क्या कर रहे हो, आफ्टर एवरी इंटरवल्स आप क्या कर रहे हो, आप उसकी कंसंट्रेशन को चेक कर रहे हो और आप डाटा कलेक्ट कर. कि मैंने फॉर एग्जांपल लेट्स से सपोज यू आर कैरिंग आउट अ केमिकल रिएक्शन, लेट्स से कि आप एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हो वेयर द सब्सटेंस ए रिएक्ट्स विद अदर सब्सटेंस बी टू प्रोड्यूस द रिएक्टेंट सी. ये उनके पास है कि एक सब्सटेंस ए बी के साथ कंबाइन करके सी प्रोडक्ट. सपोज अ स्टूडेंट इज कैरिड आउट अ केमिकल, लेट्स से एक स्टूडेंट है वो रिएक्शन कर रहा है, सब्सटेंस ए रिएक्ट्स विद अदर सब्सटेंस बी, ये सब्सटेंस ए है वो बी के साथ कंबाइन करेगा टू प्रोड्यूस. ही फॉलोड द रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फॉलो करता है ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सी एट अ रेगुलर इंटरवल. क्या आपके पास हर रेगुलर इंटरवल का मतलब है सेम टाइम स्पेंड, हर 10 मिनट के बाद या हर 5 मिनट के बाद, हर घंटे के बाद, ये इसको आप रेगुलर इंटरवल बोलते हैं. सो ये आपके पास है और ये टेबल में आपके पास डाटा भी है कि हर 20 मिनट्स के बाद क्या कर रहे हैं, हम सी की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन है और वो हम डाटा में लिख रहे हैं. अब आप क्या करोगे, ग्राफ बना, आप क्या करोगे, ग्राफ क्लिप से, जैसे मैं आपको बना, जैसे हम यहाँ पे अपना बना लेते हैं, you have 80 and you have, आप कंसंट्रेशन देख लो 15, 21, 23, यानी जो कंसंट्रेशन है आपकी वो 15, 25. लेट्स से मैं यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स ड्रॉ कर लेती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5. Five, 10, 15, 20 and 25. लेट्स से ये हमने डाटा पुट कर लिया अपने ग्राफ के. जब टाइम इंटरवल 0 था, अब प्रोडक्ट के लिहाज से हम बना रहे हैं, जब टाइम 0 था तो आपके पास प्रोडक्ट भी 0 थी. फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, टाइम कहाँ पे आ गया, पहले मैं आपको ना ग्राफ बनाने से पहले मे बी आपको ग्राफ बनाना पड़ जाए, पहले पॉइंट्स को कंबाइन कर. पॉइंट्स को कंबाइन कैसे करना है आपने, जब आपके पास टाइम 20 था तो कंसंट्रेशन 50, टाइम मेरे पास क्या है 20 है, कंसंट्रेशन क्या है 50. सेकेंडली जब टाइम 40 था तो वो 21 यानी 20 के बिल्कुल साथ. तो जब 40 आया तो आपके पास 20 होगी, आप इस तरह कंबाइन करो. फिर जब 60 आया तो वो 23, 60 आया तो वो 23 था यहाँ पे, और ये साथ मैंने 21 ड्रॉ कर दिया 20 के बिल्कुल. नेक्स्ट पे आप देखो 80 पे 25 था, 80 पे क्या था 25 और 100 पे भी 25. अब ग्राफ बनाने क्या है कि सिंपली आप इन पॉइंट्स को कंबाइन कर दें, हम सिंपली इन पॉइंट्स को आपस में कंबाइन कर, तो ये आपके पास ग्राफ बन गया.
ये पॉइंट्स मतलब लाइक आपने ग्राफ में तो ड्रॉ नहीं करने, बट आपको हेल्प करती है ग्राफ को ड्रॉ कर, बजाय इसके कि आप गलत ड्रॉ कर दो। अगर आप ऐसे पॉइंट्स के साथ ड्रॉ करोगे ना तो आपको कभी भी गलत। अब ये आपके पास ग्राफ बन गया कि आपकी प्रोडक्ट कैसे इंक्रीज। आपने क्या किया, ये डाटा लिया, आपने इसको ग्राफ में प्लॉट किया और ये आपके पास ग्राफ बन गया। आपको कोई भी टेबल में डाटा दिया जा सकता है और आपको कहा सकता है कि इसको इसका ग्राफ बनाए, सो यू हैव टू मेक ग्राफ। आप क्या करोगे, यानी पहले अपने एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे अपनी वैल्यूज को पुट करोगे, देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज आप उसके पॉइंट्स को कंबाइन करना, एंड देन फिर आप लाइक डॉटेड, लाइक मैंने डॉटेड बनाए हैं, बट आप लेट्स से कि पॉइंट्स बना देना, सिर्फ सिंपल डॉट्स लगा देना और फिर डॉट्स को कंबाइन करते रहना, तो वो आपके ग्राफ की शेप बन जाए। ओके, अब आप ये हमने ग्राफ बनाना सीखा। अब हम देखेंगे कि हम ग्राफ को इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं, ग्राफ से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं। ये तो आपके पास टाइम था और कंसंट्रेशन था, हमने इसका ग्राफ बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं, रेट निकालना है। फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। इस ग्राफ से आप रेट ऑफ रिएक्शन भी डिटरमाइन कर सकते हो एट एनी बाय डिटरमाइनिंग द ग्रेडियंट एट दैट। ग्रेडियंट क्या कहलाता है, जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, जब आपके पास ग्राफ है, आपने उसकी कोई भी शेप ड्रॉ की, लेट्स से शेप, हम क्या करते हैं, अगर उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हम लेट मी से कि हम लाइन किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये इस तरह है, और आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हो। ये थोड़े से ना टच होनी चाहिए, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये जो मैंने एरो बनाया है ये टच होना चाहिए, दैट इज द परफेक्ट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ग्रेडियंट ड्रॉ कर देंगे, लाइक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और फिर हम उसका ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है, आपसे कहा जाए कि आपने किसी भी ग्राफ का ग्रेडियंट लेना है, तो ग्रेडियंट स्लोप कहते हैं, और स्लोप कैसे निकलती है, y ओवर x। स्लोप कैसे निकलती है, y और x। यानी किसी भी पॉइंट पे अगर आपने ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट क्या होगा कि उस पॉइंट पे जो एक्सेस की वैल्यू आ रही है और सेम पॉइंट पे जो y एक्सिस की वैल्यू आ रही है, आपने उसको डिवाइड कर देना, देन वो आपका ग्रेडियंट आ जाएगा। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, नो नीड टू वरी अबाउट। अभी मैं आपको टर्म्स के बारे में, तो फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी मोमेंट बाय डिटरमाइनिंग द ग्रेडियंट एट दैट। आप किसी भी ग्राफ में आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हो बाय डिटरमाइनिंग द ग्रेडियंट एट दैट। सपोज यू वांटेड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट 20, आप क्या करोगे, आपने 20 मिनट्स पे रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर दिस पर्पस ड्रॉ अ टेंजेंट एट द कर्व एट 20। सबसे पहले तो जो आपके पास कर्व है, आप उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन और ग्रेडियंट, ग्रेडियंट किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में डेल सी ओवर डेल टी। आप उस 20 पे जिस पे आपने रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, उस पे वाई एक्सेस की वैल्यू, वाई पे आपको क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की वैल्यू, उस पे जो आपके पास एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस पे आपके पास टाइम है, उस पॉइंट पे आपके पास टाइम की वैल्यू, और आप उसे पुट कर दोगे। हमने सिंपली क्या किया है, उस इस रिएक्शन में पुट किया है, देन आपके पास आ गया है, ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आया एट 0.01। लेट मी कि मेरे पास जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, उस ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया था बेसिकली। अब आपने क्या करना है, लेट्स से कि मैं कहती हूँ, उन्होंने बुक में तो आपके पास 20 मिनट्स है, लेट्स से कि हम 60 पे कर ले। 60 पे सबसे पहले तो ये आपके पास पॉइंट आ रहा है, मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ओके, मैं यहाँ पे देखूंगी, देन मैं इसका ग्रेडियंट निकालूंगी, जो कि बेसिकली क्या है, y ओवर x। तो ग्रेडियंट में अगर मैं देखूँ तो वो तो मेरे रेट ऑफ रिएक्शन को शो कर रहा है, और y कंसंट्रेशन को शो कर रही है, और x टाइम शो कर रहा है। तो जो कंसंट्रेशन है इस बेसिकली इक्वल टू
60 over 21, सॉरी नो, 60 तो आपके पास टाइम है। कंसंट्रेशन कितनी है? कंसंट्रेशन आपकी क्या है? 21। उसके बाद आपके पास टाइम क्या है? सॉरी, कंसंट्रेशन आपकी क्या है? 21। टाइम आपका क्या है? 60, बट 60 मिनट्स हैं तो मैं 60 को 60 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगी। आई मल्टीप्लाई 60 बाय 60 क्योंकि मुझे सेकंड में चाहिए अपना रेट ऑफ रिएक्शन। तो 60 बाय ये आ जाएगा 21 ओवर 3600। 21 ओवर 3600 आप इसको डिवाइड कर दो। लेट्स से ये अगर मैं इसको डिवाइड करूं, लेट मी यूज द कैलकुलेटर, तो ये मेरे पास आएगा 0.05। ये मेरा रेट है। आप इसके साथ इसकी यूनिट्स भी मेंशन करिएगा, विच इज द मोल पर DMQ फर्स्ट। इसी तरह आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने किसी भी पॉइंट पे आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते। उसके बाद आपके पास एवरेज रेट है, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि इसी का ये तो आपने एट अ पॉइंट पे रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन लिया है ना। अब मैं अगर आप एवरेज रेट लिखो, एवरेज रेट में आपके पास टोटल कंसंट्रेशन ओवर टोटल टाइम, टोटल कंसंट्रेशन टोटल कंसंट्रेशन आपके पास कितनी आई थी? 25। टोटल टाइम आपके पास कितना था? 100 मिनट्स। 100 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 मल्टीप्लाई 60 6000। 25 डिवाइड बाई 6000, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.04। अगेन ये है तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपके पास आएगा मोल पर DMQ पास। So conclusion from this experiment you can see that reaction rate is not constant. आपके पास reaction rate constant नहीं है। The amount of C formed increasing more quickly at first. कि जो substance है C जो कि product है वो at first बहुत quickly बनेगा, then it will slow down. This is a common pattern in a chemical reaction and the rate can change as the reaction continues. जैसे से reaction change होता आपका जो reactant consume होता जाएगा, used up होता जाएगा, तो आपके पास रेट भी चेंज हो। तो अब यहाँ पे आपके पास आती है कुलेयन थ्योरी। कुलेयन थ्योरी आपको क्या कहती है? जैसे अगर मैं कहूँ कि ये Na है, सोडियम है और सेकेंडली सेकेंडली ये मेरे पास NaCl का सॉफ्टवेयर बड़ा होता है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना। ये क्या करेंगे? आपस में कोलाइड करेंगे। जब ये आपस में कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, तो ये क्या करेंगे? ये NaCl यानी मॉलिक्यूल है, तो इसको आप क्या बोलोगे? ये आपके पास NaCl है। मीन्स कि जब एटम्स न्यू बॉन्ड बनाते हैं, जब एटम्स आपके पास बॉन्ड्स बनाते हैं तो वो आपस में कोलाइड करते हैं। ये होती है। अब उसके अलावा जब हर एटम्स आपस में कोलाइड करते हैं तो हर कोलिजन के नतीजे में आपके पास नया बॉन्ड नहीं बन। कोलिजन के लिए भी, एक दूसरे से कोलाइड करने के लिए भी, एक दूसरे से टकराने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स। पहली ओरिएंटेशन, जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ओरिएंटेशन, वो सही अंदाज से आपस में मिल रहे। आई रिपीट, वो सही अंदाज से आपस में मिल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताएं, ये Na है, ये Cl, यानी ये अगर आपके पास लाइन है, Cl अगर ऊपर है और Na नीचे है, यानी वो इस साइड से टकरा रहा है, तो क्या कोलिजन होगी? नहीं। जब ये आपस में एक दूसरे के पूरे आमने सामने आएंगे, ये जब पूरे आमने सामने आकर टकराएंगे, देखो लाइट, तो ही आपके पास खुलेगी। तो ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है आपके पास। आपकी कोलिजन के अंदर जो ओरिएंटेशन है वो बहुत जरूरी है। ओरिएंटेशन मींस कि आपके पास जो टकराए जा रहे हैं वो उनकी डायरेक्शन क्या। केमिकल रिएक्शन, बॉन्ड बिटवीन द एटम्स आर ब्रोकन।
केमिकल रिएक्शन में जो बॉन्ड है एटम्स के दरमियान, दे आर ब्रोकन, वो टूटता है, एंड द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, और नया बॉन्ड आपके पास बनता है। कुलियन थ्योरी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, कुलियन थ्योरी हमें हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, हमें ये बताती है हाउ दिस रिएक्शन हैपेंस, कि ये रिएक्शंस कैसे। फॉर अ रिएक्शन टू अकर, अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन है जो कि हो रहा है, द एटम्स और द मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करने चाहिए। हाउएवर, नॉट ऑल कोलिजन लीड टू आरआरएक्स, हर कोलिजन के नतीजे में रिएक्शन नहीं होता, हर कोलिजन सक्सेसफुल नहीं। The success of a collision depends upon, कि आपके पास जो कोलिजन है उसकी सक्सेस दो चीजों पे डिपेंड करती है, एनर्जी एंड ओरिएंटेशन। वो जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनमें इनफ एनर्जी होनी चाहिए। सेकेंडली, उनकी अलाइनमेंट, उनकी डायरेक्शन सेम, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और अलाइनमेंट उनकी होनी चाहिए। एनर्जी, the colliding particle must have enough energy to overcome the repulsion between their outer molecules. अब कोर्स के जब रिएक्शंस आपस में कंबाइन हो, जब सोडियम और क्लोराइड ले लेते हैं, अगर आप यही एग्जांपल ले लो जो हमने अभी डिस्कस किया है जिसमें सोडियम और क्लोराइड आपस में आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स के इन दोनों के जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर, तो इन दोनों के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस रिपल्शन को ओवरकम कर सके। तो द कोलाइडिंग पार्टिकल मस्ट हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम द रिपल्शन बिटवीन देयर आउटर इलेक्ट्रॉन। लेट्स से कि अगर आप अच्छा मुझे बताएं कि अगर इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स, आउटर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि उसको ओवरकम कर सकें, तो फिर क्या हो? कैन एनीबॉडी गेस? तो फिर क्या होगा? आपके पास क्या करेगा, ये एटम्स एक दूसरे को रिपेल कर, ठीक है, यानी सोडियम और क्लोराइड है या कोई भी एटम है जो कि बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड होकर एक नया एटम बनाना चाह रहे हैं, तो क्या करेगा? अगर उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, क्योंकि जब वो आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो उनके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वो उनको रिपेल कर रहे, जब वो रिपेल अगर उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि उसको ओवरकम कर, या तो उनके पास तो वो रिपल्शन को ओवरकम करेंगी और एक दूसरे के बॉन्ड बना लेंगे। सेकेंडली, कि वो क्या करेंगे, अगर उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है तो वो वापस से रिपेल हो जाए, एक उनका बॉन्ड नहीं बने। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कि ये आपके पास सोडियम है, दिस इज द क्लोराइड, ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इनके पास एनर्जी है, इनफ एनर्जी प्रेजेंट, तो ये कोलाइड करके आपस में ये बॉन्ड, मतलब कि सेम आपके पास सोडियम, सेम आपके पास क्लोराइड, अगर उनके पास उनकी एनर्जी कम है तो वो एक दूसरे को रिपेल करके ये सोडियम इस साइड पे मूव कर जाएगा एंड द क्लोरीन दूसरी साइड पे मूव कर जाएगा, सोडियम क्लोराइड नहीं। सेकेंड, ओरिएंटेशन, जिसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। तो पार्टिकल मस्ट बी अलाइन इन अ वे, कि पार्टिकल्स आपके अलाइन होने चाहिए इन अ वे, इस तरह से दैट अलाउज द नेसेसरी एटम्स टू ओवरकम, तो जिसमें आपके पास जितने भी जरूरी एटम्स हैं वो आपस में आएंगे एंड दे फॉर्म एन एक्टिवेशन एनर्जी, और वो आपस में एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या ये इसी की एक्सप्लेनेशन है? अब हमने कहा कि उनके पास एनर्जी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बात की कि उनके पास एनर्जी होनी चाहिए कि वो अपने इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्शन है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन है, उसको ओवरकम कर सके। जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो कि एक रिएक्शन को चाहिए ताकि वो हो सके, ये नहीं, ज्यादा से ज्यादा तो उनके पास जितनी एनर्जी, लेकिन वो मिनिमम एनर्जी जो इनके पास होगी, वो मिनिमम एनर्जी जो इन सोडियम और क्लोराइड के पास होगी, और मिनिमम एनर्जी यानी कम से कम वो एनर्जी जो इनके पास होनी चाहिए, वो मिनिमम एनर्जी जो इनके पास होनी चाहिए,
ताकि ये रिपल्स एक दूसरे को रिपेल ना करे बल्कि आपस में बॉन्ड बनाते हैं। उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी, हम उस एनर्जी को कहते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है रिएक्शन के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है रिएक्शन के लिए होने के लिए। अगर किसी आइटम्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है तो वो नहीं रिएक्शन नहीं होगा, एटम आपस में कंबाइन। द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू हैपन, वो स्मॉल एनर्जी जो कि जरूरी होती है फॉर अ रिएक्शन टू हैपन, रिएक्शन के होने के लिए, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसे आप एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इफ द एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल्स, अगर जो जो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं की जो एनर्जी है इज लेस देन दिस एक्टिवेशन, तो उस एक्टिवेशन एनर्जी से कम है, द रिएक्शन विल, रिएक्शन नहीं हो, रिएक्शन हैपन्स, अच्छा रिएक्शन हैपन फास्टर, रिएक्शन तेजी से होता है व्हेन मोर पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू कोलाइड इफेक्टिवली, जब ज्यादा पार्टिकल के पास इनफ एनर्जी है कि वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर सके। इफ द एक्टिवेशन इज हाई, अगर तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, प्योर पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी, जो थोड़े पार्टिकल्स हैं उनके पास एनर्जी कम है, द रिएक्शन विल बी स्लो, द रिएक्शन आपका स्लो। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कम है, मोर पार्टिकल्स कैन कोलाइड इफेक्ट। ओके, यहाँ पे इस सेकंड पैराग्राफ में क्या बात है, एक तो हमने वहां पर ऊपर पूरी एनर्जी पढ़ी और हमने कहा कि एनर्जी, अब वो सेकंड पैराग्राफ में आपको ये बात कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि एनर्जी ही सब कुछ हो। एनर्जी के साथ जो दूसरा फैक्टर है इफेक्टिव कोलाइड का, कि अगर वो एक दूसरे के साथ चाहे उनमें एनर्जी है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी है, लेकिन अगर वो कोलाइड कर रहे हैं और वो इफेक्टिवली कोलाइड नहीं कर रहे, तब हम यूज करते हैं इफेक्टिव कोलाइड। अगर वो इफेक्टिवली कोलाइड नहीं कर रहे, वो सही तरह से किसी से नहीं टकरा रहे, रिएक्शन फिर भी नहीं होगा या स्लो। अगर तो आपके पास, यानी मैं क्या कहना चाह रहे हैं, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई, ओके स्टार्ट से पढ़ते हैं, रिएक्शन हैपन फास्टर, रिएक्शन तेजी से होगा व्हेन मोर पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी, जब ज्यादा पार्टिकल्स के पास एनर्जी होगी टू कोलाइड करने के लिए इफेक्टिवली कोलाइड करने के लिए। इफेक्टिव कोलाइजन वो कोलाइजन होती है जिसके नतीजे में रिएक्शन होता ही होता है। हमने टर्म बना दी इफेक्टिव कोलाइजन। इफेक्टिव कोलाइजन तो मतलब क्या है कि वो कोलाइजन जिससे रिएक्शन है, जिससे बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड टूट। तो इफ द एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई, अगर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, pure atom particles will have enough energy and the reaction. If the activation energy is low, more particles can collide effectively. Thus the particles effectively collide करेंगे और reaction ज़्यादा faster करेगा। अब यहाँ पर examples है, when hydrogen and a chlorine reacts to form an hydrogen chloride, the molecule need enough energy to break their bonds and form. सबसे पहले तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए कि वो अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करें और नए नए बॉन्ड्स बनाए। When an effective collision occurs, जब इफेक्टिव collision होगी, the particles form a temporary high energy state called the activation complex. सबसे पहले तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके पास बॉन्ड बनता है। आपके सबसे पहले हमारे पास H2 एंड Cl2 आपस में कंबाइन KNHCl बना, ठीक है। सबसे पहले तो इनके पास इनफ एनर्जी हो चाहिए, इफेक्टिव एनर्जी। सेकेंडली इनकी ओरिएंटेशन चाहिए। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि ये आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस तरह से हो, क्लोरीन का इस तरह। इसके अलावा लेट्स से कि आपके पास ये वाले डायरेक्शन है, या लेट्स से ये इनकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से, या ये थोड़े से टेढ़े प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो कोलिजन है, इसके रिजल्ट में जो कोलिजन होगी वो इफेक्टिव होगी, जब तक ये डायरेक्शन भी रॉन्ग है, ये डायरेक्शन। हालांकि फर्क ज्यादा तो नहीं है,
बस डायरेक्शन का फर्क है। जब वो इस पैटर्न में प्रेजेंट होती है, जब हाइड्रोजन एंड क्लोराइड इस पैटर्न में प्रेजेंट होती है, तभी आपके पास इफेक्टिव कोलेजन है, तभी बॉन्ड बनेगा। अगर तो वो इस तरह से हाइड्रोजन प्रेजेंट है, स्ट्रेट फॉर्म में प्रेजेंट है, तभी वो आपकी इफेक्टिव कोलेजन नहीं है। अगर वो थोड़े टेढ़े अंदाज से प्रेजेंट है, तभी आपकी इफेक्टिव कोलेजन। दो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है हमने, एनर्जी की और ओरिएंटेशन। ठीक है, अब हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली। अब हम रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमने वो डायरेक्शन ले ली, ठीक है, ये आए आपस में, इनमें बॉन्ड बनना शुरू। आप नए बॉन्ड बनना शुरू करेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे और पुराने टूट। अब हमारे पास इसी में एक स्टेज आती है जिसे हम एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, इसी में आपके पास एक स्टेज आती है जिसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा होता है कि दोनों काम हो, नए ये बॉन्ड है, इनमें दूसरे आपके पास दोनों काम हो। ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये टूट रहा होता है, ये जो क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड है ये टूट रहा होता है, लेकिन साथ में ही ये जो बॉन्ड है ये बन रहा होता है, ये बन, यानी बॉन्ड टूट भी रहे होते हैं, बॉन्ड बन भी रहे होते हैं, और उसके बाद आपके पास HCl बन चल। ये जो स्टेप है इसे आप इंटरमीडिएट स्टेप भी कहते हो या हाई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। नाउ रीड करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट्स टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, जब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आपस में मिलते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, द मॉलिक्यूल नीड्स इनफ एनर्जी टू ब्रेक दिस। मॉलिक्यूल को इनफ एनर्जी चाहिए कि वो बॉन्ड को ब्रेक कर सके एंड फॉर्म न्यू वंस, और नए बना सके। When an effective कोलेजन अगर, जब आपके पास इफेक्टिव कोलेजन होगी, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, the particles form a temporary high energy state। पार्टिकल्स की एक टेम्परेरी हाई एनर्जी स्टेट बनेगी, called the activated complex or the transition state, जिसे आप activated complex कहोगे, and the transition। This complex quickly breaks down to fill the final product। वो जो कॉम्प्लेक्स है फिर आपके पास फाइनल प्रोडक्ट। यू थिंक ऑफ एन एक्टिवेशन एनर्जी लाइक एन हिल, यदि एक्टिवेशन एनर्जी को आप एक पहाड़ी की तरह देखोगे कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको उनकी तरफ चलना चाहिए। द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स नीड टू क्लाइंब दिस हिल बिफोर दे कैन रोल डाउन टू द अदर साइड टू फॉर्म द प्रोडक्ट। इफ द मॉलिक्यूल डू नॉट हैव इनफ एनर्जी टू रीच अप, दे रोल बैक एंड रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, लेट मी से वो क्या कह रहे हैं आपके पास, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास मॉलिक्यूल में एनर्जी होनी चाहिए। अब आप उसे एक हिल की तरह, एक पहाड़ी की तरह आप इसके एग्जांपल लो। लेट्स से आपके पास सोडियम एंड क्लोराइड है, ये एक्टिवेट, उन्होंने यहाँ तक पहुंचना है, उनकी एनर्जी यहाँ तक होनी चाहिए। अगर तो वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, यहाँ तक उनकी एनर्जी होगी तो रिएक्शन कंप्लीट होगा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा, एनर्जी कम हो जाएगी और NS बच जाए। लेकिन लेट्स से कि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं आती, यानी अगर वो जहाँ पे जा रहे हैं वो एनर्जी नहीं आती, तो वो रोल बैक हो जाएंगे इसी पहाड़ी से और NaCl नहीं बनेगा। यानी कोई भी अगर आपके पास रिएक्टेंट है, उन्हें प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए एक खेल से गुजरना पड़ता है, उन्हें इस खास एक्टिवेशन एनर्जी को एक्वायर करना पड़ता है ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट। अगर वो एक्वायर नहीं कर सकेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये था आपके पास इफेक्टिव कोलेजन थ्योरी एंड एक्टिवेशन, दोनों आपको एक साथ दी गई हैं, आपने कंफ्यूज नहीं करना। नेक्स्ट आपके पास कैटलिस्ट का रोल है, ये तो रिएक्शन होगी। अब आप क्या करोगे, आप कैटलिस्ट से, वो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, लेट्स से कि दोबारा ड्रॉ कर ले। आपके पास क्या आया, ये एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हमने बात की थी और हमने कहा था कि ये खास किस्म की एक्टिवेशन एनर्जी है जो कि किसी भी एटम को चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। यानी यहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स हैं, आपके पास NaNCl और ये आपके पास प्रोडक्ट है NC, ठीक है। यानी खास किस्म की एनर्जी इन्हें एक्वायर करनी पड़ेगी बिफोर दे कम इनटू द प्रोडक्ट। कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट बेसिकली क्या करेगा, वो इस
एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम करते, वो इस आप कह सकते हो हील को डाउन। वो क्या करेगा कि जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ तक ही एनर्जी लेनी है। लेट्स से कि मैं कहूँ कि 100 किलो जाउल ऑफ एनर्जी है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी, वो एक्टिवेशन सॉरी वो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। लेट्स से कि वो जो हील है वो आपकी यहाँ तक, ये अब आपकी ये रिक्वायरमेंट है। अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, NaCl को वो इधर से गुजर के और यहाँ तक NaCl, एक्टिवेशन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाए। हम बहुत पढ़ते हैं कि रिएक्शन, कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करता है, उसको इनहेंस करता है। कैसे करता है? यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, पहला आप एनर्जी के कंसेप्ट को पढ़ोगे कि वो मिनिमम एनर्जी जो एक रिएक्शन को चाहिए होती है ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। कैटलिस्ट उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर, जहाँ पहले 100 किलो जॉल ऑफ एनर्जी थी वहां पे आप कह लो कि अब आपके पास 70 किलो जॉल ऑफ एनर्जी है। तो आप NaCl को 70 किलो जॉल ऑफ एनर्जी लेनी है ताकि वो NaCl को 70 किलो जॉल ऑफ एनर्जी लेनी है ताकि वो NaCl में कन्वर्ट हो सके। ये बेसिकली कैटलिस्ट का रोल है जो मेन प्रॉपर्टीज क्रिएट करते हैं। कैटलिस्ट एंड देयर रोल्स इन रिएक्शन काइनेटिक्स, कैटलिस्ट और उसका रोल भी जो रिएक्शन काइनेटिक्स में है। इन इंडस्ट्री में the reactions are often carried out at high temperature। इंडस्ट्रीज में जो आपके पास रिएक्शंस हैं वो मोस्टली हाई टेम्परेचर पे होते हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट क्विकली, ताकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्विकली बन। हाउएवर हाई टेम्परेचर कैन बी डेंजरस, हाई टेम्परेचर बहुत डेंजरस हो सकता है एंड कैन डैमेज सर्टेन केमिकल्स, और कुछ केमिकल्स को डैमेज कर सकता है। An alternative way to speed up is to use a catalyst। तो जो हम alternative way use करते हैं वो आपके पास catalyst। A catalyst is a substance that speed up a chemical reaction। Catalyst वो substance है जिसमें आपका जो reaction है वो speed up हो जाएगा without being up, catalyst use नहीं करेगा। It works by providing an easier pathway। ये क्या करेगा, एक easy pathway देगा for the reaction to happen, रिएक्शन ताकि आपका रिएक्शन हो सके, विच हैज अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। और उस पाथवे में क्या होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी कम। यहाँ पर अगर आप ग्राफ में भी देख तो यू हैव एनर्जी वो कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट में। अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट आप खींचती है, कैटलिस्ट के साथ तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड की एक्टिवेशन एनर्जी कम। मोर पार्टिकल्स कैन कोलाइड इफेक्टिवली, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे एंड द रिएक्शन हैपेंस फास्टर, और रिएक्शन आपका तेजी हो। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ कैटलिस्ट डजंट चेंज द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एंड इट्स आउटकम। कैटलिस्ट एनर्जी की जो ओवरऑल एनर्जी है उसे चेंज करेगा, वो उसकी आउटकम को चेंज मीन्स के वो NaCl की एनर्जी को चेंज नहीं करेगा, वो NaCl की एनर्जी को चेंज नहीं करेगा, और जब ये प्रोडक्ट बन जाएंगी वो इनकी एनर्जी को भी चेंज नहीं कर, वो जो बीच में जो हमारे पास बैरियर आ रहे हैं वो सिर्फ उसको चेंज। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द ओवरऑल एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, कि वो किसी भी रिएक्शन की ओवरऑल एनर्जी को चेंज नहीं करते, और इट्स आउटकम ना ही उसकी आउटकम को ना ही उसके प्रोडक्ट को चेंज। It only makes the reaction happen faster। इसकी वजह से सिर्फ रिएक्शन तेजी से होता है। कैटलिस्ट कैन नॉट मेक अ रिएक्शन occur। कैटलिस्ट से ना तो रिएक्शन होता है इफ इट इज नॉट ऑलरेडी पॉसिबल बेस्ड ऑन रिएक्शन एक्सचेंज। अगर तो रिएक्शन नहीं होना तो वो नहीं हो। पहले तो रिक्वायरमेंट जो है वो होनी चाहिए कि उनके पास एक्टिव एनर्जी होनी चाहिए, उनके पास इनफ एनर्जी होनी चाहिए। अगर उनके पास रिएक्शन चेंजेस के हिसाब से एनर्जी ही नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं होगा। कैटलिस्ट ना तो रिएक्शन को इनिशिएट करता है ना ही रिएक्शन को स्टॉप करता है, ये सिर्फ जो एक्टिव एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे चेंज करता है। फिजिकल पैरामीटर्स में आपके पास टेम्परेचर, प्रेशर, आपके पास वॉल्यूम, मास, ये सारे आपके पास आते हैं फिजिकल पैरामीटर्स जिनमें कोई केमिकल रिएक्शन। आप इन सब को यूज करके आप किस तरह से अपनी रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा बेहतर बना सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी हैव द चेंज इन मास। आप क्या करो, अपने मास को चेंज करो।
ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस। जब आपके पास केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो रिएक्टेंट का मास डिक्रीज करते हैं, ऑफ कोर्स कि वो डिक्रीज। आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना रही है, तो जैसे भी रिएक्शन हो रहा होगा हाइड्रोजन और वाटर जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि आपके पास क्या है, दे आर बेसिकली रिएक्टेंट हैं आपके पास, उनका मास कम होता जाएगा। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस बिकॉज दे आर, क्योंकि वो आपके पास इस्तेमाल हो रहे। वाई द मास ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपके पास जो प्रोडक्ट की मास है वो इंक्रीज करेगी एज दे आर। नेक्स्ट में आपके पास आता है फॉर्मेशन ऑफ गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके प्रोडक्ट में कोई गैस, जैसे आप हाइड्रोजन गैस आप बनाना चाह रहे हो, या हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाह रहे हैं, या हम ऑक्सीजन बनाना चाह रहे हैं, आपके पास क्या होगा कि आपने फौरन बनाई, अगर आपके पास तो ओपन सिस्टम होगा तो वो गैस भी एनवायरमेंट में स्किप कर जाएगी, आपके पास तो प्रोडक्ट आएगी ही नहीं। तो आपने क्या करना है, आपके पास क्लोज सिस्टम होना है। सो इन सम रिएक्शन गैस इज प्रोड्यूस, कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनमें आपके पास गैस प्रोड्यूस हो। इफ द गैस एस्केप, अगर आपके पास गैस एस्केप कर, या अगर आपके पास ओपन सिस्टम है और आपकी गैस एस्केप कर रही है, द टोटल मास ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर डिक्रीजेस। जो टोटल मास है आपके पास रिएक्शन मिक्सचर का वो आपके पास कम हो जाएगा। इन अ क्लोज सिस्टम वेयर द गैस कैन नॉट एस्केप, अगर आप एक क्लोज सिस्टम ले रहे हो या आपके पास कोई ऐसे डिवाइसेस हैं या बीकर है जिसके ऊपर ढक्कन है जो लीड वाले हैं, the pressure increases as the more gas is formed and the volume stays the same। आपके पास सिस्टम में प्रेशर इंक्रीज है, जहां पर भी गैस होगी वो आपके पास क्या करेगी, वो प्रेशर को इंक्रीज करेगी। ओपन और क्लोज सिस्टम का बहुत सिंपली मतलब, लेट मी चेक, आपके पास ये मैंने एक बीकर बनाया, ये ओपन है, मैं इसी के ऊपर एक लीड रख दूं तो मैं कहूंगी कि ये मेरे पास क्लोज सिस्टम, यानी मेरा जो रिएक्शन है वो स्पीकर में हो रहा है और ये पहले ओपन था, मैंने इस पे लीड किया तो वो क्लोज है। इसी तरह कुछ इंडस्ट्रीज आपके पास होती है, तो मैंने आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटी बताई ना, जो बहुत आपके पास एक ऐसा रूम हो, आपके पास बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, आपके पास मिलियंस में कंटेनर्स हैं जिसमें टन्स वगैरह आती हैं, आप वो बंद कंटेनर के अंदर आपके पास रिएक्शन हो रहे होते हैं, तो वो आपके पास क्लोज सिस्टम। बेसिकली ये तो बहुत इजी टर्म है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर ओपन सिस्टम है तो कोई चीज आपकी एनवायरमेंट में ना जाए, आपका वो सिस्टम ओपन कहलाएगा, वो आपके पास ही रहे, आपके अंडर कंट्रोल रहे। ठीक है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, इवन आप गैस ले रहे हो तो वो आपके अंडर कंट्रोल रहेगी, तो ये आपके पास क्लोज सिस्टम कहलाएगा। लेकिन अगर वो क्या करेगी, आपकी एनवायरमेंट में चली जाएगी तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपका ओपन सिस्टम कहलाएगा। Next we have a temperature. When the temperature of a reaction increases, the particles move fast. कि जब आप रिएक्शन बढ़ाते हो, ये बात आपने पढ़ी होगी इन योर 9th क्लास के, जो टेम्परेचर होते हैं वो से क्या होता है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी, आई रिपीट, कि आपके पास जो टेम्परेचर है उससे आपकी काइनेटिक एनर्जी। When the temperature of a reaction increases, जब आपके पास रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा, द पार्टिकल मूव फास्ट, जो पार्टिकल है वो ज्यादा तेजी से मूव करेगी, causes them to collide more, जिसकी वजह से उनकी कोलिजन ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा मूव कर रहे हैं, कोलिजन ज्यादा होगी तो रिएक्शन थोड़ा फास्ट होता है। ये पैरामीटर इसको इस समान से डिफाइन कर रहा है, ये फिजिकल पैरामीटर्स है, नॉट द केमिकल। अगर आपसे केमिकल पैरामीटर्स की बात करेगा तो आपने कैटलिस्ट को और आपने एनर्जी को कैटलिस्ट को आप बताओगे, वो आपका फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स में आएगा, और जो आपके फिजिकल पैरामीटर्स हैं वो आपके पास ये टेम्परेचर, मास एंड प्रेशर है। नेक्स्ट है आपके पास फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अब वो फैक्टर जो आपके रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम कुछ डिस्कस करेंगे। सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हाउ फास्ट अ रिएक्शन हैपेंस। कुछ आपके पास फैक्टर्स हैं जो कि इस बात को इन्फ्लुएंस करते हैं कि कितना तेजी से आपके पास रिएक्शन होगा, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन। ऑफ कोर्स कि हमने सबसे पहले कोलिजन थ्योरी ही पढ़ी थी, वहां पे हमने देखा था कि रिएक्शन किस तरह से पॉसिबल होता है जब आपके पास चीजें आकर कोलाइड कर। तो आपके पास कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी कोलिजन को बढ़ा देंगे, दे इंक्रीजेस द कोलिजन। आपके पास क्या होगा कि वो कोलिजन बढ़ जाएगी और कोलिजन के बढ़ने से आपका रिएक्शन रेट हाई हो जाएगा। तो ये बात, तो रिएक्शन रेट के पीछे बेसिकली क्या कॉज है, आपकी कोलिजन वाली कॉज है।
वो फैक्टर्स, अब आपसे को कहा जाए कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो बेसिकली आप खुलेंगे को इंक्रीज कर रहे होते हो। तो अगर आपको कहा जाए कि फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, तो रेट क्या है, रिएक्शन कैसे होता है जब खुलेगन होती है। आपने क्या करनी है, खुलेगन को बढ़ा देना है, खुलेगन ज्यादा होती जाएगी, सक्सेसफुल खुलेगन ज्यादा होती जाएंगी, और आपके पास रेट ऑलरेडी हाई होता जाएगा। तो पहला है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बात बहुत मैटर करती है कि आप रिएक्शन स्टार्ट ही कैसे करें। आपके पास ज्यादा चीजें हैं तो वो ज्यादा फास्टर हैपनिंग होगा, अगर आपके पास कम है तो वो कम हो। और रिएक्टेंट की नेचर भी बहुत अफेक्ट करती है। कुछ चीजें जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे अब आप फॉर एग्जांपल कुछ भी ले रहे हो, लाइक आप नोबल गैसेस ले रहे हो या कोई आप ऐसे एलिमेंट ले रहे हो जो कितना तेजी से रिएक्ट नहीं कर, वो बहुत स्लोली रिएक्ट, या कुछ ऐसे ले रहे हो जो कि हाई रिएक्टिव है। ये सारी चीजें आपके पास रिएक्टेंट है, बट यहाँ पर आप क्या बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कि आप कंसंट्रेशन की कितनी मिकदार है। तो मोर रिएक्टेंट पार्टिकल्स देयर इन अ गिवन स्पेस, कि आपके पास जो गिवन स्पेस है, आपके पास जो काम है जहां पर आप कर रहे हो, उसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने रिएक्टेंट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, द मोर लाइकली दे आर टू कोलाइड, तो उतनी तेजी से ही आप में कोलाइड करेंगे। सिंपल सी बात है। लेट्स से आपके पास गैस, ठीक है, आप ये आपके पास सिस्टम है और सेम आपके पास, ठीक है, लेट्स से कि ये सेम है, मुझे बताने का, आप क्या कर रहे हो, पार्टिकल्स ले रहे हो। लेट्स से कि आपके पास 4 पार्टिकल, 1 2 3 एंड 4, बट मैं यहाँ पे इस गिवन स्पेस में ही मैं तब इससे डबल पार्टिकल्स ले लेती हूँ। 3 4 5 6 7 एंड 8, इसे गिवन स्पेस में आपने क्या किया, डबल ऑफ द पार्टिकल्स ले। अब इस सेकंड केस में आपके पास कोलिजन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो ज्यादा आपस में collide, स्पेस तो वही है, बस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले मैंने कम के बाद मैंने ज्यादा नहीं लिए। आपके पास क्या हुआ कि वो कोलिजन बढ़। सो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में उन्होंने इसी फिनोमिना को मेंशन किया, द मोर रिएक्टेंट पार्टिकल्स देयर आर इन गिवन स्पेस, कि आपके पास जो गिवन स्पेस है उसमें जितने रिएक्टेंट पार्टिकल्स होंगे तो मोर लाइकली दे आर टू कोलाइड, उतनी तेजी से वो आपस में कोलाइड करें। दिस मीन्स दैट इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब है कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, उसकी मिकदार को बढ़ा दोगे, मेक्स द रिएक्शन हैपन फास्टर, इसकी वजह से जो रिएक्शन है वो आपका तेजी से। फॉर एग्जाम्पल, एसिड रेन डैमेजेस मार्बल मोर क्विकली देन एसिड स्टोन। आपके पास जब एसिड रेन है, यानी आपके पास एसिड रेन का फिनोमिना आपने देखा होगा, वो मार्बल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होगा उतनी ही तेजी से आपके पास डेप्थ। नेक्स्ट एग्जांपल, 2 antacid tablet neutralizes stomach acid faster than a 1 tablet because there are more reactions। ये फिनोमिना आपके पास आते हैं, आपने बायोलॉजी में स्टमक पढ़ा था, और उस स्टमक में आपने पढ़ा था कि आपके पास HCl है, और HCl एक एसिड। हम जब कुछ खाते हैं जो कि बहुत ज्यादा एसिड उसमें होता है, या कुछ अच्छा नहीं खाते हैं, तो आपको क्या होता है कि जो स्टमक है उसमें आपके पास रिएक्शंस होते हैं, उसमें आपके पास रिएक्शन होगा और वो जो एसिड है उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। जब आप कुछ फास्ट फूड तो नहीं, जंक फूड जो आप कुछ खाते हो, तो उसमें एसिड की मिकदार बढ़, आप क्या करते हैं, हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। आप क्या करते हो, बेस डाल देते हो, बेस और एसिड रिएक्ट करते हो, आप सॉल्ट एंड वाटर बना देते हो, आपके पास जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। जितना ज्यादा आपके स्टमक में एसिड होगा, आपको उतनी ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, टैबलेट्स चाहिए कि आप न्यूट्रलाइज कर सको। आपने अक्सर देखा होगा कि जिनको एसिडिटी होती है उन्हें हर 2 घंटे बाद किसी न कुछ दिया जाए। डॉक्टर, अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ पर आप उन्हें बताओ कि एसिडिटी है, तो वो आपको कहेगा कि हाँ ये टैबलेट ले लो, 2 घंटे के बाद आपने ये सोल्यूशन पी लेना है, उसके 2 घंटे के बाद आपने ये ले लेना है, लाइक वो आपको बहुत सारा कुछ देगा और आपकी जो एसिडिटी है वो एक दिन में ठीक हो जाए। अगर आपके स्टमक में एसिडिटी है, बहुत ज्यादा एसिड है और आपने उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो अगर आपके पास 2 एंटी एसिड टैबलेट्स हैं तो वो क्या करेगा, वो जल्दी स्टमक को फास्ट न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि वो रिएक्शन ज्यादा है, आपके पास पार्टिकल ज्यादा है। अगर आप एक टैबलेट लोगे तो वो इतना बेहतर तरीके से नहीं परफॉर्म करेगा, क्योंकि आपके पास फिनोमिना में नेक्स्ट है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस रिएक्ट ट्वाइस एज फास्ट इफ दे आर कंसंट्रेशन एटम। इसी तरह अगर आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड है, कि आपके पास रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, वो आपके पास तेजी से रिएक्ट करेगा, ट्वाइसली रिएक्ट करेगा अगर आपके पास कंसंट्रेशन डबल है। आप पहले आप 10 ले रहे हो,
आप 20-20 ले तो रिएक्शन का रेट भी हाई। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मैटर करता है आपके सॉलिड के। सॉलिड सरफेस एरिया बेसिकली जब मैं आपको बता देती हूँ सरफेस एरिया की टर्म क्या होती है कि अगर आपके पास सॉलिड है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई सॉलिड, ठीक है, लेट मी मेक अ सॉलिड, और किसी भी शेप का सॉलिड बना दो, जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स है आपके पास, वो कितना ज्यादा सॉलिड में एक्सपोज है, ये इसको कहते हैं सरफेस एरिया। When the solid reactant have more surface area, जब आपके पास जो सॉलिड रिएक्टेंट है उनमें ज्यादा सरफेस एरिया आपके पास एक्सपोज है, वो आपकी तरफ है, द रिएक्शन हैपन फास्ट, जो रिएक्शन है वो तेजी से हो। दिस इज बिकॉज देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर द पार्टिकल्स टू कोलाइड, आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो कोलाइड कर सके। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि अगर हम पाउडर जिंक लेते हैं, reacts with the dilute HCl, वो ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा dilute HCl faster than a solid chunk of zinc because the powder has more surface area। जब आपके पास कोई बड़ी चीज है, कोई हैवी मैटर है, यानी कोई बड़ा पत्थर है, वो आप उस पे एक्सपोज जो सर्फेसिस हैं वो कम, अगर आप उसी को ही पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दोगे, आप उसको पाउडर बना दोगे तो एक्सपोज सर्फेसिस बढ़ जाए। इसी तरह अगर आपके पास कोई सॉलिड है तो ये प्रेफरेबल है कि आप उसके प्रेसिपिटेट्स लें या आपको पाउडर फॉर्म में लें, क्योंकि आपके पास सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और आपके पार्टिकल ज्यादा तरीके से कोलाइड करेंगे। यहाँ पर मैंने जिंक की एग्जांपल दी कि हम जिंक को क्या करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ HCl के साथ रिएक्ट करवाएं। जब हम पाउडर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो ज्यादा होगा, और जब हम वही जिंक अगर चंक्स के फॉर्म में लेंगे, चंक्स का मतलब है जैसे छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में अगर आप लोगे तो वो इतना फास्टर नहीं। सिमिलरली द पाउडर एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद द NOH, कि आपके पास अगर एल्यूमिनियम है और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर वो पाउडर फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है तो वो बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, बट अगर आप उसे फॉइल ले लोगे, एल्यूमिनियम फॉइल लोगे, तो वो बहुत स्लोली रिएक्ट। आपके पास टेम्परेचर है, नेक्स्ट फैक्टर आपके पास टेम्परेचर है, बेसिक आपके पास यही है। यहाँ पे जितने भी आपके बाद की मैं आपको वो बताऊंगी, पर जो बेसिक है वही यही आपके पास आएगा कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी मोशन पॉइंट, या आप करोगे आपकी पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। स्पीड इंक्रीज करने की वजह से जो आपके पास जो कोलिजन्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। रेजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ पार्टिकल, कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो पार्टिकल्स की स्पीड है वो भी इंक्रीज, लीडिंग टू मोर फ्रीक्वेंट एंड इनर्जेटिक, जिसकी वजह से आपके पास बहुत ज्यादा और इनर्जेटिक कोलिजन होते हैं। हाउएवर फॉर अ कोलिजन टू कॉज अ रिएक्शन, ये जो हमने ऊपर कोलिजन की पढ़ी थी ये वही बात रखी, जब आपके पास कोई कोलिजन है तो क्या आपको प्रोसीड करती है आपके रिएक्शन की तरफ, सो द पार्टिकल मस्ट हैव इनफ एनर्जी, कि आपके पास जो पार्टिकल्स हैं उनके पास इनफ एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हमने एक्टिविटी एनर्जी बोला था, एंड बी ओरिएंटेड करेक्टली व्हेन दे कोलाइड, और जब आप इसमें कोलाइड करें तो आपके पास करेक्ट ओरिएंटेशन होनी चाहिए। एट नॉर्मल टेम्परेचर, आपके पास कोई नॉर्मल टेम्परेचर है, ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू रिएक्ट। आपके पास एक नॉर्मल टेम्परेचर है, आप रूम टेम्परेचर है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उनकी जो एनर्जी है वो कम होगी, या बहुत थोड़े पार्टिकल्स होंगे जिनके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो रिएक्ट। A graph called Maxwell-Boltzmann curve show how energy is disturbed among particles. Let me show you the graph. ये उन्होंने ग्राफ बनाया है बोल्ट्जमैन कर्व, और पहले हम ग्राफ को देख लेते हैं फिर हम थ्योरी। ये आपके पास है ये एनर्जी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो मोस्ट मॉलिक्यूल डोंट हैव, अब आपके पास ये एनर्जी आएगी और आप देख सकते हो कि दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लाइक एनर्जी का ग्राफ है, बहुत सारे जो हाई एनर्जी है वो बहुत कम पार्टिकल्स, लेकिन जब आपके पास टेम्परेचर को आप बढ़ा दोगे, जो आपके पास टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो आपके पास क्या होगा कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ओवरऑल एनर्जी बढ़ जाएगी और ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में लिया। मोस्ट पार्टिकल्स हैव मीडियम एनर्जी, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं उनकी बहुत मीडियम एनर्जी, while only a few have the active energy needed for a reaction। सिर्फ चंद ही एक ऐसी होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं कि सिर्फ चंद ही एक ऐसी होती है जिनके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो उनके लिए रिएक्शन के लिए जरूरी है, और वो एनर्जी जो रिएक्शन के लिए जरूरी है हमने उसे एक्टिवेशन एनर्जी का नाम,
अगर आप सीरीज से रिएक्शन ले रहे हो तो यू मस्ट बी अवेयर दैट कि एक्टिवेशन एनर्जी वो अभी एनर्जी होती है जो जरूरी होती है किसी भी रिएक्शन के प्रोसीड करने के लिए। तो हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है, या हम कह सकते हैं कि जब आपके पास एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम मॉलिक्यूल्स के पास हो। When a temperature increase, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, मोर पार्टिकल्स गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। बहुत से पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनके पास इनफ एनर्जी आ जाएगी कि वो अपने एक्टिवेशन बैरियर को कंप्लीट कर सके, क्रॉस कर सके, लीडिंग टू द फास्टर रिएक्शंस। इनकी वजह से जो रिएक्शन है वो काफी तेजी से हो जाएगा। The curve shows disturbance distribution of the available energy between the molecules of a gas at the constant temperature. It clearly shows that most of the molecules do not have necessarily active energy. कि बहुत सारे molecules हैं जिनकी वजह से जो activation energy है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। The temperature increases from T1 to T2, the energy of the molecules outside. जब आप temperature को increase करते हो तो जो energy है molecules की वो भी increase। Thus, the proportion of the molecules having the required activation energy increases. तो जो molecules हैं, basically एक तो मैं आपको बताती हूँ basically बात। For example, आपके पास total 20 molecules थे, ठीक? आपके पास total 20 molecules थे जिनके पास enough energy थी, okay? तो आपके पास total क्या था? 20 molecules। उन 20 में से आपके पास 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनके पास इनफ एनर्जी थी कि वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर सके और वो रिएक्शन को परफॉर्म। आपने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा दिया। उन 20 में से अब 10 के पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें आपके पास इनफ एनर्जी है कि वो रिएक्शन आपका प्रोसीड हो सकेगा। तो यही टेम्परेचर की चेंज करने से ये इफेक्ट आपके पास आता है। तो ये आपके पास टेम्परेचर फैक्टर आ गया। ओके, hence an increase in kinetic energy of the reactant molecule increase the Coulomb frequency, the number of active Coulomb enhance the reaction। आपके पास क्या है? जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाती है, जिस वजह से Coulomb भी इंक्रीज कर जाती है और आपके पास बेसिकली क्या हो जाता है? इफेक्टिव Coulomb ज्यादा हो जाता है। अब hence फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रेशर रेट एंड द The pressure increases the concentration of the gases for a given volume। कि आपके पास जब आपके पास कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम में आपके पास कंसंट्रेशन है और जितनी ज्यादा आपके पास गैस कॉज प्रेशर, जो गैस है वो आपका प्रेशर कॉज करे। तो ये आपने बात देखी, जितनी ज्यादा गैस है वो उतनी ज्यादा आपके पास प्रेशर को कॉज करेगी। So the pressure increases the concentration of a gas per given volume. There will be a more Coulomb which will increase the reaction rate। जब आपके पास प्रेशर को आप बढ़ा दोगे इन द केस ऑफ गैस तो आपके पास ज्यादा Coulomb। ये हम क्या कर रहे हैं कि जब आपके पास प्रेशर को हम बढ़ा देते हैं इन अ केस ऑफ योर गैस तो आपके पास ज्यादा Coulomb होगी और आपका रिएक्शन रेट हाई हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये सिर्फ उस केस में है जब आपके पास गैस है आपकी गैस, यानी अगर आपके पास रिएक्टेंट है तो गैस फॉर्म में, आपके पास जो रिएक्टेंट है और वो गैस की फॉर्म में है, तो अगर आप उनमें प्रेशर ज्यादा करते जाओगे तो आपका जो रिएक्शन रेट है वो भी बढ़ेगा। सो अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन molecules and the chlorine molecules will react twice as deeply when the partial pressure of one of the hydrogen molecules double as compared to the partial pressure of third। हम क्या करते हैं? हम partial pressure को increase करते हैं। नेक्स्ट पे कैटलिस्ट है तो वो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यहाँ पे उन्होंने ये मेंशन किया है कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यहाँ पे कंसेप्ट असेसमेंट क्वेश्चंस है, आप उन्हें देख लो। In what way does increasing the surface area of the solid react in the rate of reaction? वही बात कि जब जो surface area है रिएक्टेंट के, अगर आपके पास जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड है तो सरफेस एरिया की इंक्रीज करने से क्या करेगा? एक्सपोज्ड रिएक्टेंट, जो आपके पास रिएक्टेंट है वो ज्यादा टेम्परेचर के साथ से इफेक्ट करते हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ इफेक्ट करती है। तो ये आपके पास सिंपल क्वेश्चन। आप एंजाइम पर बात करते हो, आपके पास जो हमने कैटलिस्ट का फिनोमिना पढ़ा, हमने क्या किया था? सिंपल पूरा कैटलिस्ट का फिनोमिना पढ़ा।
अब बहुत सारे आपके पास रिएक्शन है, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी के आपके पास रिएक्शन है ना, वो कहाँ पर होते हैं? वो होते हैं लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कैटलिस्ट के तौर पर बिहेव करते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कि वो क्या है? हम उन्हें बोलेंगे कि वो आपके पास कैटलिस्ट है, वो इंसान। So most of the chemical reactions that occur in a living organism, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, आर रेगुलेटेड बाय अ मॉलिक्यूल। उन्हें कौन रेगुलेट करते हैं? जिन्हें हम एंजाइम्स। दीज आर द बायोकेमिकल कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? कैटलिस्ट हैं, बट कौन से कैटलिस्ट हैं? बायोकेमिकल। बायो मीन्स लाइफ और केमिकल मीन्स रिएक्शन। जो लाइफ में रिएक्शन हो, जो किसी ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन हो रही है, तो उनको आप एंजाइम्स। सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद इन द लिविंग। तो एंजाइम्स क्या है? वो सब्सटेंस हैं जो क्या कहते हैं? एंजाइम आपके पास वो सब्सटेंस है जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं लिविंग। एंजाइम्स लाइक कैटलिस्ट आर नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द कैटलिस्ट। जो आपके पास एंजाइम है, जैसे कि आपके पास कैटलिस्ट है, वो कैटलिस्ट की तरह ही वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता। एट द एंड वो आपको वैसे का वैसा ही मिल जाता। Virtually all reaction is chemical, all reactions in the living cells are catalyzed by enzyme। कि आपके पास अगर लिविंग सेल्स है तो उसमें जितने भी रिएक्शंस होंगे वो कौन कैटलाइज करेगा? दे आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। एन एंजाइम इज स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। ये एंजाइम बेसिकली क्या है? प्रोटीन है दैट कैटलाइजेस द स्पेसिफिक बायो। जो अगर आपसे पूछे कि एंजाइम की नेचर क्या है, तो एंजाइम्स प्रोटीन्स ही। आपके इतने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो कैटलिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उनकी नेचर क्या है? प्रोटीन। तो सिंपल रिएक्शन है, कोई इंडस्ट्री में रिएक्शन है या आउटफिट का रिएक्शन होगा तो वहां पे ये जरूरी नहीं है कि आपका जो कैटलिस्ट है वो प्रोटीन ही होगा, लेकिन जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो कैटलिस्ट है वो प्रोटीन ही होता है। और हमसे आपने किस तरीके से अपने बायोलॉजी में पढ़ा। ईच एंजाइम कैटलाइजेस ओनली वन रिएक्शन। हर एंजाइम अपना एक रिएक्शन से ताकि परफॉर्म करे। ये एंजाइम है तो ये इस रिएक्शन के लिए ही क्या, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी थी, तो वो मैंने आपको जब बायोलॉजी कराई तो मैं वो कहता प्लाटिनम या तो ये ही आपके पास कैटलिस्ट है जो उस रिएक्शन के लिए है। उसके अलावा कोई और भी आप कैटलिस्ट ले आओगे तो वो नहीं करेगा। हर रिएक्शन के लिए अपना एक एंजाइम स्पेसिफिक। मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर फाउंड इनसाइड द सेल। बहुत सारे एंजाइम है जो सेल के आपको सेल के अंदर भी मिल जाएंगे। However, some are found in the extracellular fluid। कुछ आपके पास सेल के बाहर भी प्रेजेंट है, जैसे आपके पास सलाइवा है, गैस्ट्रिक है, ये वो है जो सेल के बाहर प्रेजेंट। एंजाइम में स्पीड अप रिएक्शंस बाय अ फैक्टर ऑफ 10 raised to power 30। इतना ज्यादा आपके पास उन्होंने बताया कि जो ये रिएक्शन कितनी स्पीड से फ्री करते हैं, 10 raised to power 10। आपके पास क्या है? एंजाइम हैव अ स्पेसिफिक स्पीसीज। एंजाइम की आपके पास स्पेसिफिक स्पेस में दे फॉलो द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इन द राइट ओरिएंटेशन। फिर मैंने आपको पुलेगिन की बात की थी, तो एंजाइम के केस में पुलेगिन कैसे होती है? वो क्या करती है? आपके पास शेप्स बनी होती है, तो जो आपके पास रिएक्टेंट है वो स्पेसिफिकली आप पे ही अटैच है, तो वो राइट ओरिएंटेशन पे ही रिएक्शन आपका प्रोसीड। They hold the reactant molecules in the right orientation is necessary for a successful पुलेगिन। और वो क्या करेंगे? पुलेगिन पे करेंगे। जैसे आपके पास अगर दो मॉलिक्यूल्स, दो लोग हैं, वो आपस में टक्कर पा रहे हैं, तो आपके लोग तो दोनों को पकड़ के आपस में टक्कर करा। ये सिंपली आपके पास रिएक्शन है। इसी तरह जब दो चीजें आपस में रिएक्ट करके तीसरी बना रही है, तो इंसान क्या करेगा? उन दो चीजों को पकड़ेगा और आपस में मिलाएगा और तीसरी बना। दैट इज द कैटलिस्ट, दैट इज अभी होल तो आपके पास सही तरह से टूटेगा तो ओरिएंटेशन सही होगी और पुलेगिन से। दिस कॉज एन इंक्रीज इन रिएक्शन रेट, जिसकी वजह से जो रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज। नेक्स्ट है द रोल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इन द फूड इंडस्ट्री। आपके पास जो केमिकल है काइनेटिक्स है, अब उसका फूड इंडस्ट्री में क्या, तो हर इंडस्ट्री में बहुत लोग है, बट फूड इंडस्ट्री में जिसके रोल काफी डिस्कस है। आप इन्होंने सारा पढ़ा कि जो रिएक्शन होती हैं, रिएक्शन रेट होते हैं, इस तरह से रिएक्शन रेट को बढ़ा सकते हैं, इस तरह से कम कर सकते हैं। आप बेसिकली इन रियल लाइफ उसको किस तरह से प्रैक्टिकल कर सकते। When it comes to the food industry, the chemical kinetics plays an importance। फूड इंडस्ट्री में आपके पास केमिकल काइनेटिक्स बहुत अच्छा रोल है।
Some of its key role include identifying the optimal time to harvest and transport products so that it has the best taste, texture and nutritional count. मैं आपको आपके पास ये केमिकल काइनेटिक्स आपको टाइम दे। जब आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा, आपने चीजें पढ़ी तो आपने देखा कि आपके पास क्या था। एक स्पेसिफिकली टाइम आ जाता है कि आप टाइम देख लेते हो कितने टाइम में प्रोडक्ट होगा, कितने टाइम में प्रोडक्ट बनेगा। ये ऑप्टिमल टाइम आपको देता है कि इस टाइम पे आप हार्वेस्ट कर सकते हो, कास्ट कर सकते हो, इस टाइम पे आपने अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर लेना ताकि वो जो कंज्यूमर के पास पहुंचे तो वो टेस्ट और टेक्सचर और न्यूट्रिशनल कंटेंट उन सबसे। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आम होते हैं, आम क्या करते हैं, आप रखो ना तो वो पक जाता। आप क्या करोगे कि जो फार्मर्स क्या करते हैं कि वो कच्चे होते हैं उनको उतार। जब आप उनको कच्चे उतार लोगे तो आप जितने में उसको उतार के रखोगे फिर आप उसको ट्रांसपोर्ट करोगे और वो जब हमारी तरफ आएगा तो क्या करेगा, वो सीधा पक। वो फार्मर्स क्या करते हैं, टाइम कैलकुलेट कर कि इतने टाइम में कैलकुलेट इसने पकना है तो मैं इतनी देर पहले ले लूंगा ताकि ये जो कंज्यूमर के पास जाए तो ये बेहतर फॉर्म। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग फैक्टर दैट काज डिग्रेडेशन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट। जब आप अपने प्रोडक्ट को फूड को ट्रांसपोर्ट करते हो तो अक्सर वो खराब भी होता है। वो क्यों होती है, वो उसमें वो केमिकल रिएक्शन ही होती है ना। वो आप क्या करते हो, उन फैक्टर्स को लेकर आते हो जिसकी वजह से वो क्या कहती है, ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान में आप उन रिएक्शंस को उन रिएक्शंस के फैक्टर्स को कम कर देते हो। इसके साथ डिग्रेडेशन नहीं। Estimating the optimal time of the harvest of the product reaching the market at its best quality minimizes wastage or ripeness during time। वही बात आ गई कि आपके पास क्या, आपके पास टाइम मिल जाएगा कि आपने हार्वेस्ट किस तरह से करना है ताकि वो जब मार्केट में जाए तो वो बेस्ट क्वालिटी के फॉर्म में। और जब ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान में राइपनेस आती है कि जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हो और वो पक रही होती है तो तब जो है वो आपके पास मिनिमम लॉ। Developing method for the storage and transportation that maintain nutritional values। ऐसे मेथड्स बना देना जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी है, जिसकी स्टोरेज बहुत अच्छी हो जाए ताकि आपका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो मेंटेन। आइडेंटिफाइंग मेथड फॉर स्लोइंग डाउन द स्पेसिफिक रिएक्शन बाय कंट्रोलिंग द टेम्परेचर। आपके पास क्या है, मेथड को आइडेंटिफाई कर देना कि आपके पास जो स्पेसिफिक रिएक्शन है वो कम से कम हो, प्रोडक्ट टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। पता लग जाएगा ना कि किसका क्या इफेक्ट है। आप ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हो तो आप जो प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज। शेल्फ लाइफ का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आप ब्रेड लेके रखते हैं, आप ब्रेड बाहर किचन में रख दोगे वो 2 दिन में खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसी ब्रेड को फ्रिज में रखोगे तो वो 1 हफ्ते लगेगा उसको खराब होने में। लेकिन अगर आप उसी ब्रेड को फ्रीजर में रख दोगे तो वो 15 से 20 दिन बाद खराब। ये इसको कहती है शेल्फ लाइफ कि जब आप प्रोडक्ट लेकर आए तो कितने अरसे बाद वो खराब होती है, शेल्फ लाइफ। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ ले सकते हैं। हम प्रोडक्ट्स ऐसे फैक्टर्स को, टेम्परेचर, जो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, इस को कंट्रोल करते हैं ताकि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज। ये सारा कुछ आपको केमिकल काइनेटिक्स में। तो उम्मीद है अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा एंड इससे आपकी एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो गई है। वापसी कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे फ्री के नोट्स डाले हुए हैं टॉपर बच्चों के, तो वो नोट्स जाके आप गूगल ड्राइव की लिंक से वसूल कर लें। और अब बात आती है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस की। ये हम यूट्यूब पे नहीं कराते। ये आप देख रहे हैं हमारे इतने बच्चों के मार्क्स क्यों आए, वो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसका जवाब नहीं लिखना आता, इसलिए बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर के जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर पे लिखते कैसे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। इसलिए तो हमारी रिवीजन बैच आई हुई है। रिवीजन बैच में हम आपको सिखाते हैं कि जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये कोई नहीं सिखाता आपको पूरे पाकिस्तान में। और साथ में हम आपको 3 गेस्ट पेपर देते हैं जिससे हमारा आधे से ज्यादा 70% पेपर तो लग ही जाता है। तो इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे। 800 रुपये आपने ये दे दिए, 2 महीने हम आपको A to Z सारी तैयारी करा लेंगे। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं तो ये 3000 रुपये होंगे 7 सब्जेक्ट्स के। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें, हम आपको रिवीजन बैच में ऐड कर लेंगे और आपको सिखाएंगे कि बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं।